वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 311 से लेकर 327 तक के बारे में। 311 कहती क्या है? आवश्यक साक्षी को समन या कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है उसकी परीक्षा। मतलब न्यायालय किसी भी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर बुला सकता है। यदि उसकी परीक्षा हो चुकी है उसे पुनः बुला सकता है, उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। यह 311 का हिस्सा है। मतलब आवश्यक साक्षी, जो आवश्यक साक्षी है उसे न्यायालय समन कर सकता है, उसकी परीक्षा हो चुकी है तो उसे पुनः भी बुला सकता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय में उपस्थित है उसकी भी परीक्षा कर सकता है। ये 311 कहती है। 311 ए में नमूने हैं और 312 में परिवादी का व्यय है। फिर इंपॉर्टेंट है 313। 313 क्या है? जांच विचारण में, इस संहिता के अधीन जांच विचारण में इस प्रायोजन से, इस संहिता के अधीन जांच विचारण में इस प्रायोजन से कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के बारे में वो अपना स्पष्टीकरण कर सके, तो उसके लिए न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय ये करेगा कि उसे बिना बताए, बिना समझाए किसी भी टाइम पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। 313 में क्या कर सकता है? कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। मतलब अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति है। 313 कहती क्या है? अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। जांच विचारण में, इस संहिता के अधीन जांच विचारण में इस प्रायोजन से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय उस अभियुक्त से औचक कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। एक चीज। दूसरा, साक्ष्य पूछेगा कब? जब साक्षी का साक्ष्य गुजर चुका है। जब साक्षी का साक्ष्य गुजर चुका है और प्रतिवादी ने अभी परीक्षा नहीं की है, इस बीच वो पूछ लेगा। और इसके लिए शपथ ग्रहण नहीं कराई जाएगी। मतलब जब 313 के अधीन मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त से पूछेगा प्रश्न तो इसके लिए शपथ ग्रहण नहीं कराएगा। और यदि अभियुक्त गलत उत्तर देता है तो प्रश्नगत ना किया जाएगा। अभियुक्त ये भी कह सकता है कि सर हम अपने वकील के माध्यम से मिलकर लिखित जवाब देना चाहते हैं, तो वो दे सकता है। 313 कहती है अभियुक्त की परीक्षा। फिर इंपॉर्टेंट है 315। 315 में क्या है कि 315 ये कहती है अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा। अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा। अब इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय में उपस्थित है, अभियुक्त है, मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय में उपस्थित किया गया है, तो वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए सक्षम साक्षी होगा। अपने विरुद्ध और उसी आरोप में किसी और ने के विरुद्ध आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर परीक्षा कर सकता है, दे सकता है। मतलब क्या है? अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा। 315 की थीम क्या कही गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है तो वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए सक्षम साक्षी होगा। वह उसी अपराध में अपने विरुद्ध किसी अन्य के विरुद्ध साक्ष्यों को न साबित करने के लिए शपथ पर परीक्षा दे सकता है। इसके लिए साक्षी को एक एप्लीकेशन देनी होगी और कि हम साक्ष्य देना चाहते हैं। यदि साक्षी सही साक्ष्य नहीं दे पाता है तो कोई प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यहीं पर एक प्रश्न आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, 313 और 315 में अंतर क्या है? तो 313 में शपथ ग्रहण का कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें शपथ ग्रहण का कॉन्सेप्ट है। यहाँ शपथ ग्रहण कराई जाती है, वहाँ पर शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती है। ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट 316 में पिटाई ज़्यादा नहीं करोगे। 317 अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने से मजिस्ट्रेट अभिमुक्ति दे सकता है। हाँ, दे सकता है। ये हमने पीछे भी चर्चा की थी। यहाँ पर पोजीशन क्या है? अभियुक्त कर क्या रहा है? बार बार आके न्यायालय में बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी जो हार्ड क्रिमिनल होते हैं आगे बदतमीजी करने लगते हैं या उनको लाना इतना कठिन होता है कि बवाल हो सकता है। तो ऐसा कर ये क्या करेंगे? न्यायालय में आके यहाँ पे माहौल ख़राब करेंगे। तो मजिस्ट्रेट कह देता है कि ऐसा करो, इनको जेल में रखो।
अभियुक्त को उपस्थित होने से मुक्ति दे देता है कि तुम ही रहो। जैसा कि आपने 205 पहले हमने क्या कहा था, कार्यपालक मामले में 105-15 में था, फिर 205 में आपने देखा, फिर 273 में देखा, फिर 299 में और 317। ये जब हमने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें पूरी चर्चा की थी। अब 317 हो गया। 318 में क्या है? 318 कहती है कि अभियुक्त विकृत चित्त नहीं है। ध्यान करिए, ये भी एक बार बेंच में आ चुका है। अभियुक्त विकृत चित्त नहीं है, किंतु वह न्यायालय की कार्यवाही को नहीं समझता है और न्यायालय उसके विचारण के लिए अग्रसर होता है। और ऐसे अग्रसर में यदि वह व्यक्ति अभियुक्त दोष सिद्ध होता है, तब न्यायालय उसको दोष सिद्ध नहीं करेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया को उच्च न्यायालय भेज देगा और उच्च न्यायालय जैसा दिशा निर्देश करे वैसा निर्णय देगा। मतलब क्या है? अभियुक्त विकृत चित्त नहीं है, किंतु वह न्यायालय की प्रक्रिया को नहीं समझता है। जब नहीं समझ रहा है और न्यायालय विचारण के लिए अग्रसर हो जाता है और इसका परिणाम क्या हो रहा है? ये दोष सिद्ध हो जाएगा। तो पूरी कार्यवाही को जो भी न्यायालय हो, सेशन न्यायालय जो भी, वो कहाँ भेजेगा? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय जैसा निर्देश कर देगा वैसे ही हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 319 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में बहुत बार आया। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ विचारण हो रहा है और उसका चार्जशीट में नाम नहीं है, ना तो FIR में नाम है, चार्जशीट में नाम है, लेकिन साक्ष्य जब गुजर रहे थे तो साक्ष्यों से प्रतीत ये होता है कि यार इस व्यक्ति का विचारण इसके साथ किया जा सकता है। जब साक्ष्य गुजर रहे थे तो साक्ष्यों से क्या पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति का विचारण इस अभियुक्त के साथ किया जा सकता है और उसका नाम ना तो FIR में है और ना यहाँ पे है, आए नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो न्यायालय समन या वारंट जारी करेगा और उसे बुला लेगा और उसका विचारण कर सकेगा। हरदीप सिंह पुरी वाला केस है, बहुत अच्छा है, 2014 का है, उसे देख लीजिए। जब कोई कहे या ना कहे, साक्ष्य पेश किए गए हैं, साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जाना चाहिए इस व्यक्ति के साथ और इसका नाम FIR में नहीं है और ना ही जब अन्य मामला चार्जशीट पेश की गई तो उसमें भी नहीं था, तो फिर उसका नाम जोड़ा जा सकेगा। फिर 320 में आते हैं। 320 में लिस्ट दी गई है। समनी मामले हैं, किस मामले को समन किया जा सकता है? समन का ऑफर पीड़ित पक्ष देता है न्यायालय में कि सर हम अपना मुकदमा, जैसे 323 के छोटे मुकदमे 2-3 तमाचे मार दिए तो उपाधि का चल रहा था, तो पीड़ित कहता साहब हम समझौता करना चाहते हैं। तो एक लंबी लिस्ट दी गई है, उसको लिस्ट को अब देखना होगा आपको। अब इसमें है क्या? लिस्ट 1 में जो अपराध वर्णित हैं, लिस्ट 1 में जो अपराध दिए गए हैं उसमें पीड़ित पक्ष और अभियुक्त दोनों मिलकर समझौता कर लेंगे और फिर न्यायालय में प्रेजेंट कर देंगे कि साहब हम नहीं लड़ना चाहते हैं, या नॉट प्रेस कर देंगे कि नहीं लड़ना चाहते हैं। कब? जब लिस्ट 1 में जो भी दिए गए हैं, 298 है, 323 है, 332, 33 है, छोटे मोटे अपराध होते हैं। अभियुक्त ये ऑफर किसकी तरफ से होगा? पीड़ित पक्ष की तरफ से होगा। यही अंतर कर लीजिए। जो प्ली बार्गेनिंग होती है ना, उसमें अभियुक्त की तरफ से ऑफर होता है कि हम प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं, और समन में किसकी तरफ से? जो पीड़ित होता है उसकी तरफ से ऑफर होता है। तो लिस्ट A में या लिस्ट 1 में जो अपराध वर्णित हैं उसमें से पीड़ित पक्षकार अभियुक्त के साथ मिलके न्यायालय में दे देगा, साहब हम लोग समझौता करना चाहते हैं। न्यायालय कहता ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहिए आप। लेकिन एक लिस्ट दूसरी दी गई है 2 में, तो वहाँ पर न्यायालय की सम्मति से ही समझौता होगा। पीड़ित पक्ष और अभियुक्त मिलकर समझौता करके प्रश्न न्यायालय में नहीं लगा सकते हैं कि सर हम लोग समझौता कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं। मतलब लिस्ट 2 में जो अपराध वर्णित हैं तो दोनों पक्षकार न्यायालय की सहमति से ही मामले को वापस ले सकते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी आया है कहीं पे, 500 मानहानि है। मानहानि में क्या होता है? दोनों पक्षकार मिलके क्या कर सकते हैं? समझौता कर सकते हैं, सर हमारा समझौता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट A में, लिस्ट 1 में, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले की मानहानि की गई है तो ऐसे नहीं होगा। तो वो 500 की जो मानहानि है वो लिस्ट 2 में है, वो न्यायालय की सम्मति से ही होगा। इसे जरा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्रश्न को बना देते हैं। अब आते हैं 321 में, अभियोजन वापस लेना।
अब अभियोजन वापस लेना है तो वापस लेने के कई कारण हैं। लोकनीति के लिए पता लगा व्यापारिक मामले थे, सब एक साथ पूरे कर्मचारियों पे केस कर दिए गए और बहुत सारे मामले होते हैं, सरकार अभियोजन वापस ले लेती है। ठीक, अब वापस लेना है तो लोक अभियोजक सहमत से होता है। यदि मामले को वापस कब लिया जा रहा है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, उसके पहले मामले को वापस लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मामला उन्मोचन का माना जाएगा। और चार्ज फ्रेम हो गया है, उसके बाद लोक अभियोजन का सारा मामला वापस लेना चाहती है सरकार, तो फिर क्या माना जाएगा, दोष मुक्ति माना जाएगा। मतलब यदि लोक अभियोजक चार्ज फ्रेम होने के पहले मामले को वापस लेता है तो मामला उन्मोचन हो जाएगा, अभियुक्त उन्मोचित हो जाएगा, डिस्चार्ज मतलब अपराध नहीं बन रहा है। यदि चार्ज फ्रेम होने के बाद लोक अभियोजक लेता है मामला वापस तो क्या माना जाएगा, दोष मुक्ति मानी जाएगी। लेकिन इसका मतलब नहीं हर मामले को ले लोगे। कौन से मामले हैं आपको बता दें, ऐसा अपराध जिसका विस्तार संघ की कार्यपालिका में ऐसे अपराध किए गए हैं। नंबर 1 क्या है, यदि कोई किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसका विस्तार संघ की कार्यपालिका शक्ति से के अंतर्गत आता है, या दिल्ली अन्वेषण की शाखा ने विशेष पुलिस स्थापना द्वारा वो विचारणीय है, या केंद्र सरकार की संपत्ति को नुकसान किया गया है या दुष्प्रण किया गया है, या कोई क्या है कि केंद्र सरकार का कर्मचारी है और उसने अपने कार्य के दौरान ही कोई ऐसा अपराध किया है, तब लोक अभियोजक मुकदमा वापस लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन सरकार का एक अनुमति पत्र, केंद्र सरकार का एक अनुमति पत्र देना होगा कि हम मामला वापस लेना चाहते हैं। जरा एक यहाँ उदाहरण देते हैं, बड़ा अच्छा है, याद आ जाएगा। 2010 की बात है, भारतपुर और इस इलाके में गुर्जरों का आंदोलन चला कि गुर्जर कहने लगे और कि हमें आरक्षण दिया जाए, और उन्होंने ट्रैक जाम कर दिया। फिर सरकार उस समय फिर कांग्रेस की आ गई और कांग्रेस ने कहा कि हम इनका मामला वापस लेने जा रहे हैं, वो वापस ले लिया और लोक अभियोजक साहब पहुँच गए कि हम इनका मामला वापस लेना है। तो न्यायालय ने पूछा केंद्र सरकार के अनुमति पत्र कहाँ है, तो बता ही नहीं पाए, तो भगा दिया गया इनको। जब तक अनुमति पत्र लेके नहीं आएंगे तब तक ये वापस नहीं होगा। ठीक, अब फिर 322 30 मजिस्ट्रेट में है, सजा नहीं दे सकता, इस टाइप में है, तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं 2022 भी, एक सेकंड लगेगा। 22 में क्या है कि जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनको ऊपर भेज देगा, सीजीएम साहब के पास भेज देगा। 23 इंपॉर्टेंट है। 23 में मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, ट्रायल शुरू करता है। ठीक है, ट्रायल शुरू करने के बाद पता चलता है अरे यार ये तो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणा नहीं है, अब क्या करेगा, वो कहाँ भेज देगा, सेशन न्यायालय भेज देगा। ऐसे तो आपने सुना होगा कि 209 के तहत मजिस्ट्रेट मामले को सुपुर्द करता है सेशन न्यायालय को, तो ध्यान रखना 323 में भी करता है। कब, जब ट्रायल शुरू हो चुका है, ट्रायल शुरू होने के बाद पता क्या चलता है कि ये मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब तो सुपुर्द कहाँ कहाँ कर रहा है, 209 के तहत और 323 के तहत। 324 में कौन से अपराध हैं, तो स्टाम्प वाले हो गए। फिर एक इंपॉर्टेंट है 325 भी आया है खूब, कि प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट कठोर दंड नहीं दे सकता है, तब मजिस्ट्रेट उसको सजा देता है लेकिन कठोर दंड नहीं दे सकता है, तो किसके पास भेज दो आप, तो सीजीएम साहब के पास भेज दीजिए आप। फिर इंपॉर्टेंट है 227 खुला न्यायालय, दंड न्यायालय जहाँ बैठ जाएगा और अपना विचारण शुरू कर देगा, वो खुला न्यायालय माना जाएगा। लेकिन 376 वाले अपराध हैं, वहाँ पर फिर बंद कमरे में कार्रवाई होती है, फिर वो मामले को फिर बंद कमरे में ही किया जाएगा। इसमें एक केस है केहर सिंह बनाम दिल्ली राज्य। उच्च न्यायालय के निर्देश पर सेशन न्यायालय तिहाड़ जेल में लग गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पे सेशन न्यायालय की कहाँ उठ लगी, तिहाड़ जेल में। तो प्रश्न आया क्या इसे खुला न्यायालय माना जाएगा, तो उत्तर आया हाँ, इसे खुला न्यायालय माना जाएगा। तो 327 में क्या है, खुला न्यायालय। ठीक, इस भाग में हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो देखें और आगे बढ़ाएं। कैसा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।